एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्या क्या न्यू अपडेट्स आपकी हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आपदा अलर्ट के लिए परीक्षण की गई नई स्वदेशी तकनीक का नाम क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, डिजिटल सुरक्षा कवच, या आपका नेशनल डिजास्टर मैसेजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। केंद्र सरकार ने आपदा की स्थिति में नागरिकों को तुरंत चेतावनी देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग के सी डॉट द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में लोगों को समय रहते सचेत करना है, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। और ये आपकी एक स्वदेशी तकनीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तकनीक केवल मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होने पर ही काम करती है। यह फोन के साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में होने पर भी तेज बीप के साथ काम करता है। यह हिंदी और अंग्रेजी सहित 19 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट भेजने में सक्षम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा, यानी कि यह फोन के साइलेंट या दोनों डिस्टर्ब मोड होने पर भी तेज बीप के साथ काम करता है, और आपकी यह हिंदी और अंग्रेजी सहित 19 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट भेजने में सक्षम है। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना इंटरनेट के भी काम करता है। इसलिए कथन आपका एक तो हो गया गलत, और आपका यह सिस्टम फोन के साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड होने पर के बावजूद एक तेज बीप और फ्लैश मैसेज भेजता है। साथ ही इसे समावेशी बनाने के लिए हिंदी सहित 19 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट भेजने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना कर्मियों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिया है? मतगणना कर्मियों की नियुक्ति का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। मतगणना के लिए केवल केंद्रीय कर्मचारियों को की ही नियुक्ति की जा सकती है। मतगणना कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का कानूनी अधिकार है, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं मतगणना कर्मियों की सूची तैयार करेगा। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। मतगणना कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के पास यह कानूनी अधिकार है कि वह मतगणना के लिए किस समूह, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी से कर्मियों की नियुक्ति करता है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 13 अप्रैल को जारी किया गया सर्कुलर कानून के खिलाफ नहीं है, और आयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर्मियों को तैनात कर सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ किस राजनीतिक दल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में मतगणना के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि उन्हें 13 अप्रैल के सर्कुलर की जानकारी देरी से मिली, और वे केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के अधिकार को बरकरार रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की जाने वाली डिजिटल सुधार 3.0 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईपीएफ सदस्य अब केवल चेकबुक के माध्यम से ही पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि ईपीएफ पर 9.25% ब्याज दर की घोषणा की है।
ईपीएफ खाते को एटीएम और यूपीआई से जोड़ा जा रहा है ताकि सदस्य सीधे रकम निकाल सकें। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता की मंजूरी अनिवार्य होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ईपीएफ खाते को एटीएम और यूपीआई से जोड़ा जा रहा है ताकि सदस्य सीधे रकम निकाल सकें। ईपीएफओ अपने लगभग 7 करोड़ सदस्य के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत सदस्य अपने लिंक किए गए बैंक खाते से एटीएम कार्ड के जरिए सीधे ईपीएफ की रकम निकाल सकेंगे। इसके साथ ही यूपीआई से भी जोड़ा जा रहा है ताकि फंड ट्रांसफर तत्काल हो सके। नेक्स्ट है, हाल ही में संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किन राज्यों की समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाली वित्तीय मदद रोकी जा सकती है। वे राज्य जहां साक्षरता दर सबसे कम है, वे राज्य जिन्होंने नई शिक्षा नीति लागू नहीं की है, वे राज्य जो स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को समय पर नहीं भर रहे हैं, या वे राज्य जहां छात्रों का ड्रॉप आउट रेट अधिक है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। वे राज्य जो स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को समय पर नहीं भर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भर रहे हैं, उनकी समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की जा सकती है। पदों की स्थिति आपके वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश भर में कुल स्कूलों में के आपके स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली हैं। इसमें से अकेले प्राथमिक स्तर पर ही आपके 5.72 लाख से अधिक पद खाली हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। अमिताभ कांत, प्रसून जोशी, शेखर कपूर या आपके अश्विनी वैष्णव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके प्रसून जोशी। भारत की सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना है। प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं। वह अपनी गहरी सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रभावशाली लेखन के लिए जाने जाते हैं। पिछले पद पे आपके इस नई जिम्मेदारी से पहले वह अगस्त सन 2017 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को एक नई ऊर्जा, गहरा उद्देश्य और एक नई रचनात्मक आवाज मिलेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसून जोशी। नेक्स्ट है, पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। गोवा, सिक्किम, केरल या आपका महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी पूरी न्यायिक व्यवस्था को पेपरलेस और डिजिटल कर दिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित राष्ट्रीय तकनीक और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन के दौरान की। इस उपलब्धि का श्रेय सिक्किम उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के संयुक्त प्रयासों को जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम की नई डिजिटल न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में ई कोर्ट्स परियोजना का मुख्य लाभ क्या है। अदालतों में केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करना, न्यायाधीशों की संख्या में भारी वृद्धि करना, केस दाखिल करने से लेकर आदेश प्राप्ति तक की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, केवल निजी वकीलों को तकनीक सहायता प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, केस प्रक्रिया दाखिल करने से लेकर आदेश प्राप्त करने तक की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। ई कोर्ट्स परियोजना के तहत अब अदालतों में केस दाखिल करना, सुनवाई और अंतिम आदेश प्राप्त करना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संभव हो गया है। इस तकनीकी बदलाव का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और गति लाना है, जिससे आम जनता को न्याय के लिए लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड को इस डिजिटल क्रांति का केंद्र बताया है। तो यहाँ पर आपके 3-4 मुख्य पॉइंट्स आते हैं। राज्य कौन सा आपका, सिक्किम है जो पहला पेपरलेस न्यायिक राज्य बना है। घोषणाकर्ता कौन है, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत है। स्थान है आपका गंगटोक, सिक्किम और सम्मेलन का नाम है आपका राष्ट्रीय तकनीक और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केस दाखिल करने से लेकर आदेश प्राप्त करने तक की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा
मई सन 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की प्रबल संभावना है? केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौता, दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौता, केवल कृषि निर्यात समझौता, या आपका अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नया गठबंधन? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान यूएई में एक संक्षिप्त ठहराव करेंगे। इस दौरान वह यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मिलकर दीर्घकालिक रणनीति समझौतों की घोषणा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, क्योंकि यूएई भारत के लिए एक बड़ा और विश्वसनीय तेल आपूर्तिकर्ता बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई ने वैश्विक तेल अर्थव्यवस्था में किस संगठन से बाहर निकलकर सऊदी अरब के वर्चस्व को चुनौती दी है? ब्रिक्स, G20, ओपेक, या आपका आईएमएफ? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपेक। यूएई ने ओपेक यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर निकलकर वैश्विक तेल आर्थिकी में सऊदी अरब के दबदबे को चुनौती दी है। ओपेक से बाहर होने के बाद यूएई अपने कच्चे तेल के उत्पादन में भारी वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है। यह भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत वर्तमान में रूस पर अपनी निर्भरता और अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम को देखते हुए यूएई जैसे विश्वसनीय तेल आपूर्तिकर्ता की तलाश में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सचेत सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिस्टम जियो टारगेटेड अलर्ट भेजता है, जिससे केवल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को ही संदेश प्राप्त होता है। यह कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आपका, वर्तमान में यह सेवा भारत के केवल 20 राज्यों में सक्रिय है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल आपका पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। सचेत सिस्टम की मुख्य विशेषता इसका जियो टारगेटेड होना है, यानी भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में केवल उसी विशेष इलाकों के लोगों को अलर्ट भेजा जाता है जहां खतरा है। यह सिस्टम वैश्विक मानकों का पालन करता है, जिसे आईटीयू ने मान्यता दी है, और दी गई आपके यह सिस्टम भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है, न कि आपके केवल 20 में। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालिया 9 दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करना, कैरिबियाई देशों के साथ भारत के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण अफ्रीका में नए दूतावास खोलना, या केवल गिरमिटिया समुदाय के लोगों से मिलना? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरिबियाई देशों के साथ भारत के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। विदेश मंत्री एस जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की 9 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य कैरिबियाई देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना है। वह इन देशों के नेतृत्व और अपने समकक्षों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही नेशनल आपके अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा सन 2016 में युवा को कुशल बनाने के लिए की गई थी। वर्तमान में देश की लगभग 7.50 करोड़ इकाइयों में से केवल 1.90 लाख प्रतिष्ठानों ने ही इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। समीक्षा बैठक के अनुसार वर्तमान में युवाओं को आपके अप्रेंटिसशिप दिलाने की दर 15% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से चल रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, आपका पहला। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा सन 2016 में युवाओं को कौशल बनाने के लिए की गई थी, आपका सही है। सेकंड भी आपका सही है। वर्तमान में देश की लगभग 7.50 करोड़ एमएसएमई इकाइयों में से केवल 1.90 लाख प्रतिष्ठानों ने ही इस योजना के तहत पंजीकरण कराया। और नेक्स्ट आपका, समीक्षा बैठक के अनुसार वर्तमान में युवाओं को अप्रेंटिसशिप दिलाने की 15% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से रेट चल रही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं।
एमएसएमई क्षेत्र में जागरूकता की कमी और प्रक्रिया की पारदर्शिता में कमी को इस सुस्त चाल का मुख्य कारण माना गया है। हरियाणा के सोनीपत को अप्रेंटिसशिप के लिए एक रोल मॉडल के रूप में देखा गया है, जहां औद्योगिक संगठनों और आईटीआई के बीच बेहतर समन्वय है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किस वर्ष या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए सिगरेट की बिक्री और सेवन पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सन 2005, सन 2000, सन 2009 या आपके सन 2012? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सन 2009। पीएम के नेता और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 1 जनवरी सन 2009 या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उनका उद्देश्य भारत में एक धूम्रपान मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना है। उन्होंने इसके लिए ब्रिटेन के समान एक परिवर्तनकारी कानून बनाने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है आपका, तंबाकू के सेवन के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लगभग 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में 40 से 50% कैंसर के मामलों के लिए सीधे तौर पर तंबाकू जिम्मेदार है। नेक्स्ट आपका, तंबाकू और सेकेंड हैंड स्मोक के कारण देश में हर साल कुल मिलाकर 23 लाख मौतें होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही आपके सही हैं। भारत में लगभग 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में आपके 40 से 50% कैंसर के मामले के लिए सीधे तौर पर तंबाकू जिम्मेदार है। नेक्स्ट आपका, तंबाकू और सेकेंड हैंड स्मोक के कारण देश में हर साल कुल मिलाकर 23 लाख मौतें होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या जो है वो आपके 26.7 करोड़ है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तंबाकू देश में आपके 40 से 50% कैंसर के मामलों का मुख्य कारण है। मृत्यु दर की बात करें तो तंबाकू के प्रत्यक्ष उपयोग से 13.5 लाख और सेकेंड हैंड स्मोक के कारण होने वाली मौतों को मिलाकर यह आंकड़ा हर साल लगभग 23 लाख तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति के लिए वर्तमान में चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि क्या है? 50 दिवसीय अभियान, 100 दिवसीय अभियान, 150 दिवसीय अभियान या आपका 200 दिवसीय अभियान? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 100 दिवसीय अभियान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार राज्य में युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर काबू पाने और नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में युवाओं, महिलाओं, धार्मिक नेता और राजनीतिक समूहों जैसी बड़े पैमाने पर जन भागीदारी देखी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सप्लाई चेन पर प्रहार करना और नशे के शिकार लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा बरंगी बांध, जहां एक क्रूज जहाज अचानक आए बवंडर के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आपका छत्तीसगढ़? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित बरंगी बांध के जलाशय में एक बड़ा क्रूज हादसा हुआ। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार अचानक आए भीषण बवंडर के कारण क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और मात्र 30 सेकंड में पानी के अंदर समा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बांध आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बालक ने पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जय जसवंत, ईशांक सिंह, अमन कुमार या आपका बजरंग कुमार? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ईशांक सिंह। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 29 किलोमीटर की इस चुनौतीपूर्ण दूरी को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम की ओर से सबसे कम उम्र में तेज तैराक का खिताब दिया गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के जय जसवंत के नाम था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ईशांक सिंह। ये आपके रांची के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा सन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभ्यर्थियों को 2 घंटे में कुल 3000 शब्द लिखने होंगे। मुख्य परीक्षा का स्तर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा के बराबर रखा गया है। इस परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। या आपका राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। मुख्य परीक्षा का स्तर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा के बराबर रखा गया है। यूपी पीएससी ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती सन 2025 की मुख्य परीक्षा के स्तर को पीसीएस परीक्षा के समक्ष कर दिया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षक भर्ती में ज्ञान के साथ साथ अभ्यर्थियों की लेखन गति और सटीकता का परीक्षण कराना है। इसमें आपके मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 3 घंटे जो आपका 180 मिनट का समय होता है उसमें केवल आपके 3250 यानी कि 3250 शब्द लिखने होंगे। इसका अर्थ है कि अभ्यर्थियों को औसतन हर 3 सेकंड में एक शब्द लिखना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी अच्छी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट्स के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।